Good day, students. The next game is handball. Let us start. History of handball. Handball originated in Germany towards the end of 19th century by Konrad Koch, a gymnastic teacher. Frederick codified the game in 1911 at Denmark. The Danish version had 7 players teams, whereas German version teams were formed of 11 players. The International Amateur Handball Federation was formed in 1928 during the Amsterdam Olympics. Handball for 11 players team was a demonstrative sport at the Berlin Olympic in 1936, and the first World Championship for 11 and 7 players teams were organized in 1938 in Germany, which won both the titles. Handball, now governed by IHF, International Handball Federation. Handball has been an Olympic event for men since the Munich Games in 1972 and for women ever since the Montreal Games in 1976. हिंदी में जान लेते हैं। हैंडबॉल का प्रारंभ जर्मनी में 19वीं शताब्दी के अंत में कोनर कोच, जो एक जिम्नास्टिक के अध्यापक थे, उनके द्वारा हुआ। फ्रेडरिक कनुटसेन ने इस खेल को 1911 में डेनमार्क में नाम दिया। डेनमार्क के अनुसार इसमें 7 खिलाड़ी होते थे, जबकि जर्मनी के अनुसार इसमें 11 खिलाड़ी होते थे। समझ गए? द इंटरनेशनल एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन को 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के दौरान गठित किया गया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में 11 खिलाड़ियों का हैंडबॉल एक खेल प्रदर्शनी खेल था और 11 और 7 खिलाड़ियों की पहली विश्व प्रतियोगिता की टीमों का गठन 1938 में जर्मनी में किया गया, जिसने दोनों पदक जीत लिए। हैंडबॉल, जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन द्वारा देखी जाती है, 1972 के म्यूनिख खेलों के बाद से पुरुषों की और 1976 के मॉन्ट्रियल के खेलों के बाद से महिलाओं की ओलंपिक खेल बन गई है। तो ये हमने संक्षिप्त इतिहास जाना हैंडबॉल का। आगे बढ़ते हैं। टिप्स टू रिमेंबर: एरिया ऑफ प्लेइंग कोर्ट 40 meters by 20 meters. Height of goals 2 meters. Width of the goals 3 meters. Total number of players 6 court players, 1 goalkeeper plus 5 extras. Weight of the ball 425 to 475 grams. Circumference of the ball 58 to 60 cms. Playing time 30 minutes by 10-minute rest, then 30 minutes. The next, playing area.
The playing area should be rectangular surface with dimension of 40 meters by 20 meters. The longer boundary lines are called sidelines and the shorter ones are referred to as goal lines. हिंदी में जान लेते हैं। खेल क्षेत्र आयताकार होना चाहिए। इसका माप इस प्रकार है, लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। अधिक लंबाई वाली सीमा रेखाओं को साइड रेखाएं कहते हैं तथा कम लंबाई वाली सीमा रेखाओं को गोल रेखाएं कहते हैं। समझ गए? आगे बढ़ें। गोल एरिया। ए गोल इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ each goal lines. The goal must be firmly fixed to the floor. They have an interior height of 2 meters and width of 3 meters. The goal posts and the crossbar shall be painted in the same color where they are joined. The goal must have a net attached in such a way that a ball thrown into the goal may not immediately rebound out of it. A 3-meter long line in front of the goal parallel to and 6 meters away from the goal line. गोल एरिया, गोल क्षेत्र। एक गोल को गोल रेखा के केंद्र में रखा जाता है। गोल मजबूती की सतह में गड़े होने चाहिए। इनकी आंतरिक ऊंचाई 2 मीटर व चौड़ाई 3 मीटर होती है। गोल स्तंभ व क्रॉस बार को एक समान पेंट से रंगा जाना चाहिए जहां पर वे परस्पर जुड़ते हैं। गोल में आवश्यक रूप से जाल लगा रहना चाहिए जो इस प्रकार से लगा हो कि जब गेंद को गोल के अंदर फेंका जाए तो तुरंत टकराकर वापस ना लौट सके। गोल के सामने 3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची रहती है जो उसके समानांतर होती है। समझ रहे हैं आप लोग? वह गोल रेखा से 6 मीटर दूर होती है। समझ गए? आगे बढ़े। फ्री थ्रो लाइन। द फ्री थ्रो लाइन 9 मीटर is a broken line. The line is drawn 3 meters outside the parallel to the goal area. The 7-meter line is 1 meter long. It is parallel to and 7 meters away from the rear edge of the goal line, right in front of the goal. फ्री थ्रो रेखा 9 मीटर लंबी होती है तथा ये खंडित होती है, जहां दोनों रेखाखंडों के मध्य व्याप्त रिक्त स्थानों का माप 15 सेंटीमीटर होता है। 7 मीटर वाली रेखा की लंबाई 1 मीटर होती है। गोल स्तंभों के मध्य गोल रेखा की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होगी ताकि ये स्तंभों की चौड़ाई के साथ मेल खाए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। द बॉल। द बॉल इज मेड ऑफ लेदर और ए सिंथेटिक मटेरियल। इट मस्ट बी स्फेरिकल। द सरफेस मस्ट नॉट बी शाइनी और स्लिपरी। अंडरस्टूड? एट द स्टार्ट ऑफ द गेम, the ball used in a game for men and male youth
has a circumference of 58 to 60 centimeters and weight 425 to 475 grams. For women, male youth and female youth, the circumference of the ball must be 54 centimeters to 56 centimeters and weight 325 to 400 grams. At every game, there must be 2 balls available that conform with the rules. Once game has started, the ball must not be changed unless this becomes absolutely necessary. It is obligatory to use IHF balls marked with IHF logo in all international games. बॉल के बारे में जान लेते हैं। बॉल चमड़े अथवा कृत्रिम पदार्थ से बनी होती है। ये गोल होनी चाहिए। इसकी सतह चमकदार अथवा फिसलने वाली नहीं होनी चाहिए। खेल के आरंभ में पुरुषों के खेल में प्रयोग की जाने वाली बॉल का घेरा 58 से 60 सेंटीमीटर और भार 425 से 475 ग्राम होना चाहिए। महिलाओं और लड़कियों के लिए बॉल का घेरा 54 सेंटीमीटर से 56 सेंटीमीटर और भार 325 से 400 ग्राम होना चाहिए। प्रत्येक खेल में नियमानुसार 2 बॉलों की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बार खेल आरंभ होने पर बॉल को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक ये अति आवश्यक ना हो जाए। ये अनिवार्य है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में IHF की आधिकारिक बॉल ही प्रयोग की जाए जिसके ऊपर IHF का लोगो छपा हो। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ें। फंडामेंटल स्किल्स ऑफ द हैंडबॉल। पासिंग, बाउंस बॉल पास, हुक पास, चेस्ट पास, ओवरहेड पास, शोल्डर पास, साइड आर्म पास। पासिंग में बाउंस पास, हुक पास, चेस्ट पास या बक्स पास, सिर के ऊपर वाला पास, कंधे का पास, दिशागत भुजा पास आदि शामिल हैं। ड्रिबलिंग, लो ड्रिबल, हाई ड्रिबल। ड्रिबलिंग में अधिक ऊंचाई वाली ड्रिबल तथा कम ऊंचाई वाली ड्रिबल शामिल हैं। समझ गए? जंप शॉट, डाइव शॉट, अंडरहैंड शॉट, लॉब शॉट, रिवर्स शॉट, ये सब शामिल हैं। टर्मिनोलॉजी। जंप पास, वन में पास टू द टीममेट with a jump while standing or running position. Bouncing, when a player is to turn with the ball, he bounces the ball as in the basketball. जब खिलाड़ी बॉल के साथ भागता है तो बास्केटबॉल की तरह वह बॉल को उछाल सकता है। बॉडी फेक, faking or feinting the opponent, forcing him
into an unfavorable position for the sake of successful move. In other words, it is deceiving the opponent with body movement. विरोधी खिलाड़ी को चकमा अथवा धोखा देना जिससे वह एक सफल चाल की अपेक्षा गलत स्थिति में आ जाए। दूसरे शब्दों में ये विरोधी को शारीरिक गतिविधियों से चकमा देना होता है। समझ गए? आगे बढ़े। फेक शूटिंग। द अटैकर ट्राइज टू स्ट्राइक द डिफेंडर that he intends to make a goal shoot, but in fact does not. By doing this, he disturbs the attention of the opponents so that they are not able to check the movements of the attackers. हिंदी में जान लेते हैं। हमला करने वाला बचाव करने वाले पर और गोलकीपर पर विश्वास बनाकर आक्रमण करना चाहता है कि वह गोल शूट मारना चाहता है, परंतु वास्तव में वह ऐसा नहीं करता। ऐसा करके वह अपने विरोधी की एकाग्रता को भंग करता है ताकि वह हमला करने वाले खिलाड़ी की रणनीति को समझ ना पाए। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंप शूट। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ शूटिंग द बॉल इन द गोल बाय जंपिंग। इट्स ए टेक्निक ऑफ शूटिंग द बॉल इन द गोल बाय जंपिंग। इट कैन बी डन विथ स्टेपिंग और स्टैंडिंग। ये बॉल को जंप करके गोल में शूट करने की तकनीक होता है। इसे चलकर अथवा खड़े होकर किया जा सकता है। समझ गए? डाइव शूट। द डाइव शूट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ बोथ फॉलिंग शॉट एंड जंप शॉट। डाइव शूट में गिरती हुई शॉट और लॉन्ग जंप शूट दोनों की विशेषताएं और तकनीकें शामिल होती हैं। समझ गए? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, जनरल रूल्स ऑफ हैंडबॉल। द टीम इज consists of 12 players. Each team will have 7 players, 6 court players and 1 goalkeeper with 5 additional players for substitution. The positions of players are designated as goalkeeper, center half, right and left backs, center forward and right and left winger. टीम किस प्रकार बनती है? एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम के 7 खिलाड़ी होते हैं, 6 कोर्ट खिलाड़ी और 1 गोलकीपर। साथ में 5 अतिरिक्त खिलाड़ी विकल्प के रूप में होते हैं। खिलाड़ियों की स्थिति इस प्रकार है: गोलकीपर, सेंटर हाफ, राइट और लेफ्ट बैक्स, सेंटर फॉरवर्ड और राइट और लेफ्ट विंगर्स। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द गेम। द प्लेइंग टाइम फॉर ऑल मैन एंड वीमेन टीम्स with players of age 16 and above is 2 halves of 30 minutes with a half time break of 10 minutes. Understood? सभी पुरुष और महिलाओं की टीमों के खेल की आयु 16 वर्ष और इससे ऊपर के लिए
2 हाफ प्रत्येक 30 मिनट के और बीच में एक 10 मिनट की ब्रेक होगी। समझ गए? आगे चलें। टॉस। द विनिंग टीम हैज़ द चॉइस ऑफ चूजिंग आइदर द साइड और ऑफेंस। टॉस जीतने वाली टीम को छोर, बचाव अथवा आक्रमण को चुनती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। द गेम। The game starts with the whistle of referee. The game starts at the center of the court by passing the ball to another teammate. All players must be within their own half of the court at the beginning. खेल रेफरी की सीटी से आरंभ होता है। खेल को कोर्ट के मध्य से बॉल को टीम के दूसरे खिलाड़ी की ओर फेंककर शुरू किया जाता है। आरंभ में सभी खिलाड़ी अपने अपने कोर्ट के अंदर होने चाहिए। प्रत्येक गोल के बाद हमेशा दूसरी टीम ही कोर्ट के मध्य से खेल फिर आरंभ करती है। खेल सीधे थ्रो से आरंभ नहीं किया जा सकता। समझ गए? आगे बढ़े। प्लेइंग द बॉल। द बॉल कैन बी प्लेड इन एनी मैनर with any part of the body except below the knee. The ball can be bounced once or repeatedly with either hand while moving or standing, like a dribble in basketball. Once the ball has been seized with one or both hands, it must be played off within 3 seconds after 3 steps have been taken. If the ball is touched by a defensive player except the goalkeeper and travels across the goal line outside the goal, a corner throw is awarded to the attacking. बॉल को घुटनों के नीचे के भाग को छोड़कर शरीर के किसी भी भाग को किसी भी तरह से मारा जा सकता है। इस नियम को तोड़ने पर दूसरी टीम को एक फ्री थ्रो दिया जाता है। यदि खिलाड़ी चल ना रहा हो तो वह बॉल को 3 सेकंड से अधिक समय के लिए नहीं पकड़ सकता, अन्यथा दूसरी टीम को एक फ्री थ्रो दी जाती है। बॉल को एक बार अथवा कई बार किसी भी हाथ से चलते हुए अथवा बास्केटबॉल जैसी ड्रिबल करने जैसे उछाला जा सकता है। एक बार बॉल एक अथवा दोनों हाथों से पकड़ ली जाए तो इसे 3 सेकंड्स के भीतर छोड़ना होता है अथवा 3 कदम चलने के बाद, अन्यथा दूसरी टीम को फ्री थ्रो दिया जाता है। यदि बॉल किसी बचाव कर रहे खिलाड़ी गोलकीपर को छोड़कर छू ली जाती है और गोल के बाहर से गोल लाइन को पार कर जाती है, तब आक्रामक टीम को एक कॉर्नर थ्रो दिया जाता है। समझ गए? आगे बढ़े। गोल एरिया। नो प्लेयर एक्सेप्ट द गोलकीपर मे एंटर द गोल एरिया. The goalkeeper is allowed to leave the goal area without the ball. When he/she does, the same rules apply to the goalie as to the rest of the team.
गोलकीपर के अतिरिक्त कोई अन्य खिलाड़ी गोल क्षेत्र के भीतर नहीं जा सकता है। गोलकीपर बिना बॉल के गोल क्षेत्र को छोड़ सकता है। जब वह ऐसा करता है तो गोलकीपर पर शेष खिलाड़ियों की तरह उनके जैसे ही नियम लागू होते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते। पेनल्टी थ्रो। When the defensive player has lost a clear chance of scoring by the defensive player's foul, the offensive player shall be awarded a penalty throw from 7-meter line. During penalty throw, other than goalie, no one is allowed to stay in between the goal area line and the free throw line. The penalty throw shall be aimed directly at the goal. जब आक्रामक खिलाड़ी रक्षात्मक खिलाड़ी द्वारा फाउल करने पर गोल करने का एक अच्छा और पूरा अवसर खो दे तो आक्रामक खिलाड़ी को 7 मीटर लाइन से एक पेनल्टी थ्रो दिया जाता है। पेनल्टी थ्रो के दौरान गोलकीपर के अतिरिक्त किसी अन्य खिलाड़ी को गोल लाइन क्षेत्र और फ्री थ्रो लाइन के मध्य रहने की अनुमति नहीं होती। पेनल्टी थ्रो को सीधा गोल की ओर फेंका जाता है। फ्री थ्रो। All violation of the rules except the penalty throw shall have a free throw awarded to the opponent team. All free throws are taken from the point where the violation has occurred, except a violation between the free throw line and the goal area line, in which case the free throw shall be taken at the free throw line. During a free throw, players of the defending team shall be stand 3 meters away from the player having the free throw. A goal may be scored directly from a free throw. फ्री थ्रो के बारे में जान लेते हैं। नियमों के सभी प्रकार के उल्लंघन पर पेनल्टी थ्रो को छोड़कर विरोधी टीम को एक फ्री थ्रो दिया जाता है। सभी फ्री थ्रो उल्लंघन के स्थान से ली जाती है। केवल फ्री थ्रो लाइन और गोल क्षेत्र लाइन के मध्य हुए उल्लंघन के जिसमें फ्री थ्रो लाइन से लिया जाता है। समझ गए? फ्री थ्रो के दौरान बचाव पक्ष के खिलाड़ी फ्री थ्रो वाले खिलाड़ी से 3 मीटर की दूरी पर रहने चाहिए। फ्री थ्रो से सीधा गोल भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। टाइम आउट। Infractions during timeout have the same consequences as infractions during the play time. टाइम आउट के दौरान उल्लंघन का ठीक परिणाम होता है जो खेल अवधि के दौरान किए गए उल्लंघन का होता है। The next is team timeout. Each team has the right to have one 1-minute timeout in each half of the regular playing time, but not in extra time. सामान्य खेल अवधि अतिरिक्त समय जिसमें शामिल नहीं है के दौरान प्रत्येक टीम को प्रत्येक हाफ में एक बार
1 मिनट का टाइम आउट लेने का अधिकार होता है। यदि संभव हो तो टीम आउट हरा कार्ड दिखाकर लिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। Consequences of a direct disqualification. A disqualification because of a serious infraction or serious unsportsmanly conduct applies in principle only to remainder of the game in which it is given. It is regarded as a decision by the referee on the basis of their observation of facts, except in cases involving offense against referees. There shall be no further consequences of disqualification बियॉन्ड द गेम। हिंदी में जान लेते हैं। किसी गंभीर उल्लंघन अथवा गंभीर विपरीत खेल भावना के व्यवहार के लिए अयोग्यता सैद्धांतिक रूप से उसी बचे हुए खेल के लिए दी जाती है। इसे रेफरी द्वारा तथ्यों के आधार पर दिया गया निर्णय माना जाता है। रेफरी के विरुद्ध किसी दुर्व्यवहार की घटना को छोड़कर खेल से बाहर अयोग्यता का कोई अन्य तरीका नहीं होता। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट, इंटरप्शन ऑफ द गेम। इफ द गेम इज इंटरप्टेड बाय ए रेफरी and if players are cautioned or penalized, then the game must be restarted with a free throw for the opponent from the place of the infraction. If a clear scoring chance is ruined because of the interruption, then a 7-meter throw shall be awarded. हिंदी में जान लेते हैं। यदि रेफरी के द्वारा खेल को रोका जाता है अथवा इसे किसी खिलाड़ी अथवा खिलाड़ी चेतावनी अथवा कोई दंड पाते हैं तो विपक्ष के लिए उल्लंघन के स्थान से फ्री थ्रो फेंककर खेल पुनः शुरू किया जाता है। यदि बॉल विपक्ष के लिए अधिक अच्छे स्थान पर होती है तो जहां पर बॉल थी वहां से खेल पुनः आरंभ किया जाता है। यदि स्कोर करने के अच्छे निश्चित अवसर को रुकावट के कारण खराब कर दिया जाए तो 7 मीटर की थ्रो दी जाती है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ें। लेटेस्ट जनरल रूल्स ऑफ हैंडबॉल। देयर आर 7 players in each team, 6 court players plus 1 goalkeepers. The total number of players in each team is 12. प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या 12 होती है। समझ गए? Substitute may enter the game anytime through own substitution area as long as the player they are replacing has left the court. To pull, hit or punch the ball out of the hands of an opponent
is not allowed. वैकल्पिक खिलाड़ी किसी भी समय खेल में प्रवेश कर सकता है। अपने निजी विकल्प क्षेत्र में से जितनी देर तक परिवर्तित किए जाने वाला खिलाड़ी कोर्ट को छोड़कर बाहर चला जाता है। समझ गए? किसी विरोधी खिलाड़ी को खींचना, उस पर प्रहार करना और गेंद को किसी विरोधी के हाथों में होने पर गलत तरीके से छीनना, इस सब की अनुमति नहीं है। The goal is scored when the entire ball crosses the goal line inside the goal. A goal may be scored from any throw, that is free throw, throw in, throw off और goal throw. एक गोल का होना तब माना जाता है जब समूची गेंद गोल रेखा को गोल के भीतर से पार करती है। गोल का होना किसी भी थ्रो से किया जाना स्वीकार्य है, अर्थात फ्री थ्रो, थ्रो इन, थ्रो ऑफ या गोल थ्रो के द्वारा भी सीधा गोल किया जा सकता है। ए डाइव ऑन द फ्लोर फॉर ए रोलिंग और स्टेशनरी बॉल इज़ नॉट अलाउड। लुढ़क रही गेंद अथवा रुकी हुई गेंद के लिए एक खिलाड़ी द्वारा लगाई गई डाइव स्वीकार्य नहीं है। समझ गए? चलिए आगे। ए प्लेयर इज अलाउड टू रन विद द बॉल फॉर 3 steps, टू होल्ड द बॉल फॉर 3 seconds, अनलिमिटेड ड्रिबल with 3 steps followed before and after dribbling. एक खिलाड़ी को गेंद के साथ 3 कदम तक भागने की अनुमति नहीं है। गेंद को 3 सेकंड तक पकड़े रहने के लिए 3 कदमों सहित असीमित ड्रिबलिंग या ड्रिबलिंग से पूर्व या इसके पश्चात अनुसरण करना पड़ता है। समझ गए? आगे बढ़ें। ए पेनल्टी थ्रो कैन बी अवॉर्डेड व्हेन ए कोर्ट प्लेयर एंटर हिज ओन गोल एरिया टू गेन एन एडवांटेज ओवर एन अटैकिंग अपोनेंट। एक पेनल्टी थ्रो दी जा सकती है यदि एक कोर्ट खिलाड़ी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने एक आक्रमण कर रहे विरोधी खिलाड़ी के ऊपर की चेष्टा में स्वयं गोल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। तब क्या होगा? उसको एक थ्रो दी जाएगी, उसको पेनल्टी थ्रो का लाभ मिलता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स। The Interstate Handball Championship for men and women, Inter-District Tournament, Inter-Varsity Handball for men and women, the National Championship, the Olympic Games, the Asian Games। तो ये महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। इंटर स्टेट हैंडबॉल चैम्पियनशिप पुरुषों और महिलाओं के लिए, अंतर जिला टूर्नामेंट, इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल पुरुषों और महिलाओं के लिए, द नेशनल चैम्पियनशिप राष्ट्रीय प्रतियोगिता, द ओलंपिक गेम्स, द एशियन गेम्स। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। सुरजीत सिंह, रामलू भाया, मलकियत सिंह, रोशन लाल, मणिपाल सिंह, मनजीत सिंह इत्यादि। अर्जुन अवार्डीज़।
मनजीत सिंह 1978, रोशन लाल 1984, सुरजीत सिंह 1990, मलकियत सिंह 1994, आर लुभाया 1997। तो आज हमने हैंडबॉल के बारे में जाना। ठीक है, आज इतना काफ़ी है। आगे जो बचे हुए खेल हैं उनको कवर किया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।